तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी, पेन किलर, बोला ये आप पेन किलर खाते रहना और जब आप वापस आ जाएं तो वापस आकर के मेरे पास में आ जाना, मैं आपका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली कर दूंगा। ये ट्रेन ना किसी जेल से कम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर में ना तो पानी है ना इसमें कुछ खाना है। ये आ गई फर्स्ट क्लास की एंट्री। भाई मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है फर्स्ट क्लास में आने के लिए। इस टाइम पर इस रूट के ऊपर में ना इतनी मारामारी हो रही है। मैं इनको थोड़ा ओडिया में बताना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मोर ओडिशा सबुठु बहुत बढ़िया। उड़ीसा में आओगे आप कभी भी तो देखना, हर महीने में कोई ना कोई पर्व होगा और पूरा उड़ीसा एक नहीं 2 या 3 पर्व। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन के ऊपर में। इस टाइम मैं खड़ा हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर में और आप देख सकते हैं कि रात का टाइम है 12:05 और मेरी ट्रेन है 12:30 बजे की। तो मैं थोड़ा सा पहले आ चुका हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो मेरी जो ट्रेन है वो है भुवनेश्वर के लिए और भुवनेश्वर उतरेंगे। भुवनेश्वर उतर करके वहाँ से देखेंगे कि आगे हमारे को क्या ट्रैवल के लिए हमारे को क्या चीज़ मिल पाएगी, क्या अवेलेबल होगा वहाँ। और आप देख सकते हैं इस टाइम पर गर्मी कितनी है, मैं पसीने से नहाया हूँ। तो मैं बल्कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, मेरे को लग रहा था यार कहीं ट्रेन ना छूट जाए मेरी, बट ठीक है मैं टाइमली पहुँच गया। ट्रेन लेट है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ में। आज तक के मेरे ट्रैवल जर्नी के इतिहास में जब मैं ब्लॉग करता था तब भी और नहीं करता था उससे भी पहले का, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर में टाइम से पहुंचा हूँ। दिखाते हैं आपको ये सफ़र, क्योंकि ये जो मेरी ट्रेन जर्नी है लगभग 33 आवर्स की है, 33 घंटे की। तो 33 घंटे आपको दिखाऊंगा कैसे बीतेंगे ट्रेन के अंदर में। और मैं सही बता दूं आपको कि मैं फर्स्ट टाइम इतनी लंबी ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मतलब व्लॉगिंग में। इससे पहले मैंने करी थी सिलीगुड़ी वाली, तो आई थिंक मेरे को ध्यान भी नहीं है, बहुत साल हो गए, शायद लगभग 12-13 साल पहले करी थी। ध्यान नहीं है कितना टाइम लगा था उसके अंदर में, बट बहुत टाइम लगा था। इसी रेलवे स्टेशन से गया था मैं, आनंद विहार से। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद आज मैं सेकंड टाइम आया हूँ। मतलब 13 साल पहले मैं आया था इस रेलवे स्टेशन के ऊपर में और आज 13 साल के बाद अगेन मैं खड़ा हूँ इस रेलवे स्टेशन के ऊपर में, आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली का। और मेरी जो ट्रेन है वो हो चुकी है ऑलवेज की तरह 1 घंटा लेट, जो कि अभी तक का करंट अपडेट है। और अगर इससे ज़्यादा लेट होगी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं यार। एक तो रात का टाइम है, सोने का टाइम, और उसके बाद ये ट्रेन लेट। अब सोचो मेरी जो ट्रेन थी वो थी 12:30 बजे की। अब वो 12:30 बजे की बजाय 1:30 बजे का अपडेट आया कि 1:30 बजे ट्रेन आएगी, जबकि यहाँ से बन के चलेगी वो ट्रेन और वो स्पेशल ट्रेन है, कहीं पीछे से नहीं आ रही है। तो भी ये कंडीशन है कि वो ट्रेन लेट है, बट ठीक है अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो और ऊपर से ना यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से डिजिटेक का, और नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मोड भी ऑन है, बट फिर भी ना वॉइस की क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही है। मैंने नोटिस करा अभी वीडियो के अंदर में। तो जल्दी माइक को भी रिप्लेस करेंगे। अब यही है कंडीशन के रेलवे स्टेशन के ऊपर वेट करना पड़ेगा ट्रेन का, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती। और ट्रेन आएगी तो ट्रेन के अंदर में सोएंगे आराम से, क्योंकि नींद तो इस टाइम भी आई। और दूसरा उसके बाद जो गर्मी है ना इस टाइम पर, भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर में ये कंडीशन है गर्मी का, तो उड़ीसा जा करके वहाँ जगन्नाथपुरी जा करके क्या कंडीशन होगी, बिकॉज वहाँ तो और ज़्यादा गर्म रहता है। अभी भुवनेश्वर से आगे ट्रैवल करना है, उसकी कुछ नहीं पता है कि वो कैसे होगा। मतलब ये लगा लो कि मैं भुवनेश्वर पहुँचूँगा, उसके बाद मुझे वहाँ जा कर के सर्च करना है कि भाई क्या ट्रैवल ऑप्शन है आगे जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मुझे जो सबसे कन्वीनियंट जो सबसे लगा है अभी तक, जो सबने बताया कि भाई अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या बस, तो वो जगन्नाथपुरी जो जब आप पहुँचेंगे तो पुरी से 13-14 किलोमीटर बाहर के एरिया में ही रोक लिया जाएगा। और तो बेटर है कि आप रेलवे स्टेशन से जाएंगे तो रेलवे स्टेशन के अंदर में आपको रेलवे स्टेशन तक ट्रेन जाएगी और उसके बाद जो है आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर में मंदिर है, आप वहाँ से वॉक करते हुए आप मंदिर जा सकते हो। तो यही है यार अभी तक का तो अपडेट। अब बाकी ट्रेन आने का वेट कर रहा हूँ मैं। और ये स्पेशल ट्रेन है। मैं पिछले ना 3 दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, 3 दिनों से भी नहीं, एक टिकट तो मेरी आज से 10 दिन पहले हुई थी, जो कि मतलब पर्सनल किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे को क्या हुआ था कि सडनली साइटिका का पेन उठ गया और अभी भी मैं पेन में हूँ। मैं पेन किलर खा करके मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं ये पेन किलर और भी अपने साथ में रखी है मैंने, डॉक्टर से पूछ करके कि भाई मेरे को ट्रैवल करना ज़रूरी है, बिकॉज मैं व्लॉगर हूँ तो मुझे ये कंटेंट शूट करना है। भाई मैंने अपनी ऑडियंस के साथ में कमिटमेंट किया है लाइव के अंदर में, और मल्टीपल टाइम्स मैंने कमिटमेंट कर दिया कि और सबको पता है कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ।
तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी, पेन किलर, बोला ये आप पेन किलर खाते रहना और जब आप वापस आ जाएं तो वापस आकर के मेरे पास में आ जाना, मैं आपका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली कर दूंगा। कोई होटल ही अवेलेबल नहीं है, तो मुझे सब कुछ जा कर के सर्च करना है और आई होप, मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मुझे जो सबने बताई है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है होटल मिलने की। तो अभी तो ये देखना है वहाँ जा कर के कि भाई सोऊंगा कहाँ जा कर के मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैंने कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ वॉशरूम जाना है, मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस जितने भी होटल्स के ऑनलाइन में दिखा रहा था वो सब के सब बुकड हैं। वो इतना बड़ा फेस्टिवल है ये, तो पब्लिक बहुत आ रही है वहाँ पर। अब पब्लिक ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कि लिमिटेशंस ही होती है हर जगह पर होटल्स की। तो अब देखते हैं वहाँ जा करके, यार भगवान जगन्नाथ जी के भरोसे जा रहा हूँ मैं, तो जगन्नाथ जी जो चाहेंगे वही होगा, मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं और इस सफ़र को यहीं से शुरू करते हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन आनंद विहार से। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स के अंदर में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिएगा और जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिएगा। और मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा जगन्नाथ जी से कि भगवान आप सबके ऊपर में कृपा बनाए रखें, क्योंकि भगवान 1 साल के बाद अपने मंदिर से बाहर आएंगे, 1 साल के बाद। वहाँ पहुँच करके देखना है बस आगे। बाकी इस बीच में मेरा ये है कि मुझे थोड़ी बहुत कुछ एक वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, जो अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर में। उसकी एडिटिंग भी मुझे ट्रेन के अंदर में ही करनी है बैठ करके, 50% एडिटिंग हो रखी है और मैं मोबाइल से ही एडिटिंग करूँगा उसको मैं। बस अब वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। ट्रेन आ रही है, देखो कोई और ट्रेन है ये देखो ये ट्रेन आ रही है, कोई पता नहीं कहाँ जाएगी भाई, मेरी वाली को भी भेज दो यार। फाइनली जगन्नाथ जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमारी ट्रेन जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर में आ चुकी है। और अब चलते हैं अपने कोच की तरफ, देखते हैं हमारा कोच जो है वो कहाँ की तरफ लगा है। भाई टाइम बज चुके हैं रात के 1:30 और ट्रेन तो अभी आकर के स्टेशन पर लग चुकी है। आप देख सकते हैं ये है मेरा रेलवे स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल और ये खड़ी है मेरी ट्रेन। 1:30 बजे का टाइम था इसका चलने का और अभी तक ना इसका इंजन जो है वो इस जगह से रिप्लेस होकर के वो आगे जाना है और देखो वो आ रहा है अभी इसका इंजन। ये 1:30 बजे की कंडीशन है भाई, पता नहीं कितने बजे ये ट्रेन चलेगी। इनफैक्ट कि अभी तक तो इन्होंने ट्रेन के जो गेट्स हैं ना ये भी नहीं खोले हैं। देखो आप ट्रेन के गेट्स जो हो गए एटलीस्ट इतना खोल दें कि पब्लिक अंदर जा कर के बैठ जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर लें। पता नहीं कैसे ड्राइवर हैं यार ये। जगन्नाथ जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं मुझे लग रहा है ये। तो फाइनली परीक्षा खत्म हो चुकी है और गेट खुल चुके हैं और अब हम भी चलते हैं अंदर की तरफ और ढूंढते हैं हमारी सीट कहाँ पर है। एग्जैक्टली 2:04 ट्रेन चली है अभी दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। ये देखो 2:04 पे। अब देखना ये है कि परसों भुवनेश्वर कितने बजे पहुंचाती है ये, क्योंकि मुझे आगे की कनेक्टिंग ट्रेन जो है अपनी ये इसी के अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेगी। बट स्पेशल के नाम के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है इसका, वो सारा ट्रीटमेंट मैं इस जर्नी के अंदर मैं जरूर एक्सप्लोर करूंगा आप सबको। तो फिलहाल दिल्ली को बाय बाय करते हैं और पहुंचते हैं भुवनेश्वर। गुड मॉर्निंग गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है अभी 7:30 सुबह के और हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर के आसपास में कहीं पहुंची है और अभी बीच रास्ते में कहीं पर एक खड़ी हुई है बहुत देर से ट्रेन। और रात भर एसी में सोने की वजह से मेरा हो चुका है गला खराब, जिससे कि मेरी आवाज़ भी साफ नहीं निकल पा रही है। इसीलिए मैं आ चुका हूँ ब्रश करके अपना गला साफ करने के लिए, जिससे मेरी आवाज़ थोड़ी साफ हो सके और आप और हम बातें कर सकें। ब्रश करने के बाद में ना मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एकदम से ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। बट ये ट्रेन ना किसी जेल से कम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में ना तो पानी है ना इसमें कुछ खाना है। अब क्या है कि ये ट्रेन के जो डोर्स भी है ना वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। अगर आप किसी स्टेशन के ऊपर में उतरना चाहें और मान लो उस बीच में अगर डोर लॉक हो गए इसके, तो आप पीछे ही रह जाओगे, आपका सामान वगैरह सब चला जाएगा ट्रेन के अंदर में और आप रह जाओगे उस स्टेशन के ऊपर में। तो अब ये सोचो कि यार कैसे मतलब इसके अंदर में सर्वाइव किया जाएगा। मुझे तो ये टेंशन हो रही है भाई। अभी आज जो है वो डे 1 है और अभी कल का पूरा दिन है हमारा, मतलब अभी भी इस ट्रेन के अंदर में हमें 24 घंटे से ज्यादा बितानी है। तो कैसे टाइम बीतेगा और क्या कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कुछ भी नहीं है इस ट्रेन के ऊपर में अवेलेबल। मतलब स्पेशल ट्रेन के नाम के ऊपर में ना ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती जेल के अंदर में बैठा दिया गया हो। मैं बाहर के कुछ विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको
तो अभी ऐसे रास्तों से होकर के हमारी ट्रेन गुजर रही है। ये कोई गांव का ही एरिया है पूरा। मन खुश हो जाता है ऐसी हरियाली देख करके, खास करके मेट्रो शहरों में जो रहते हैं ना भाई, दिल्ली जैसे शहरों में रहने वालों को ऐसी हरियाली देखने के लिए नहीं मिल पाती है कहीं। दिल्ली में है खेत, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में खेत नहीं है, बट वो दिल्ली के आउटर एरिया में भी नहीं है। आपको दिल्ली के बीच में कहीं ऐसी जगह ही नहीं है। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन जो है वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है और अब दर्शन होंगे गंगा जी के। अभी इस ट्रेन के अंदर में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं फर्स्ट क्लास के अंदर में, और मैं आपको दिखाता हूं कि इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास कैसा है। तो ये आ गई फर्स्ट क्लास की एंट्री। भाई मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है फर्स्ट क्लास में आने के लिए। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर मैं चला हूं, इसके लिए भागा हूं। देखो ये है इसका डोर, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ विजुअल्स में। देखो ये है इसका स्लाइडिंग डोर, और ये स्लाइडिंग डोर को हम यहाँ से खींचेंगे ये, और ये आ गई इसके रूम की एंट्री। भाई इसके अंदर में चल रहा है भयंकर वाला एसी, बढ़िया वाला एकदम, ठीक है। और इसके अंदर में है ये 2 बेड इधर, ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। वैसे तो नॉर्मल ट्रेन के अंदर में थर्ड क्लास के अंदर में वो साइड में रेलिंग लगी होती है, बट यहाँ प्रॉपर स्टेयर्स है। स्टेयर्स से चढ़ करके आप ऊपर आ जाओगे, और ये आ गया फर्स्ट क्लास का। बट इसके अंदर में 2 ऑप्शंस आते हैं, 4 बेड और 2 बेड। ये जो है ये 4 बेड वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है इसका प्रॉपर बेड। और बेड की जो क्वालिटी है ना भाई, वो सच में बड़ी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का बेड है। और ये है इसकी स्टेयरकेस। और उसके बाद में अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो वैसे तो बाहर से कुछ नजर आएगा ही नहीं अंदर, बट फिर भी आपको कुछ है तो आप ये जो कर्टेन है, ये कर्टेन आप आगे कर देंगे, बाहर से कोई अंदर नहीं झांक पाएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा वाला रूम, जिसके अंदर में सिर्फ 2 बेड होते हैं। तो ये है इसका सेकेंड रूम। ये हमने यहां से इसका लॉक डोर को ओपन किया, स्लाइडिंग डोर को, और ये आ गया फर्स्ट एसी। अभी ये बेड बना हुआ नहीं है बिकॉज ये रूम बिल्कुल खाली है, तो ये रूम को इन्होंने बना ही रखा है, गंदा सा पड़ा है। बट आप देख सकते हैं भाई, ये रहा एक बेड नीचे में, ये कर्टन है। आप इस कर्टन को चाहें तो ऊपर कर लें और चाहें तो आप नीचे कर लें। और ट्रेन अभी स्टेशन पे लग चुकी है, कोई छोटा सा स्टेशन है शायद ये। और ये रहा इसका सेकंड बेडरूम। लाइट्स इसमें कहां से हैं, स्विचेस, ये रही लाइट्स। तो ये रही इसकी लाइट्स, आप ये देख सकते हैं। तो फुल प्राइवेसी है। और ये है इसकी स्टेयर्स ऊपर चढ़ने के लिए, तो आप ऊपर चढ़ सकते हैं इन स्टेयर्स से। तो भाई अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप ये वाला रूम बुक कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ में हैं, फैमिली के साथ प्राइवेसी चाहिए, अगर 4 लोग हैं तो आप वो 4 बेड वाला रूम बुक कर सकते हैं। और ये है यहाँ पर मिरर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में रेडी होने के लिए ये है फुल मिरर यहाँ पर। ये बहुत बड़ा साइज है मिरर का, ये देखिए। तो फैसिलिटीज बहुत है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, बट खर्चा होगा तो आपको फैसिलिटी भी मिलेगी। और ये जो एक स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये फिलहाल अभी बंद है, बट इस स्क्रीन के ऊपर में कौन सा स्टेशन आ गया है, कितना टाइम हो रहा है, नेक्स्ट स्टेशन कितनी दूर है, वो सारे अपडेट्स आपको इस कोच के अंदर बैठे बैठे मिलते रहेंगे वो। तो ये वो स्क्रीन है ये। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आगे एक्सप्लोर करते हैं कि इसके आगे में क्या है। भाई मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अभी चलते हैं इसके वॉशरूम पे देखने के लिए कि इस ट्रेन का वॉशरूम्स कैसे हैं। भाई ये है इसका वॉशरूम, और ये एंट्री करते ही सामने में आप देख सकते हैं वॉश बेसिन है ये, और बहुत ही साफ सुथरा वॉश बेसिन है। और ये है यहाँ पर टॉयलेट सीट, और ये है जेट। अभी हम आ चुके हैं सेकंड क्लास के अंदर में, और आप देख सकते हैं ये है एसी का सेकंड क्लास। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि सेकंड क्लास के अंदर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे जिन्होंने सेकंड क्लास के अंदर में कभी ट्रैवल नहीं किया होगा ना। तो आप ये देख सकते हैं ये है सेकंड क्लास का बेड फर्स्ट फ्लोर का, और ये है नीचे ग्राउंड फ्लोर का बेड। भाई बेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं बैठा हुआ हूँ अभी साइड बेड के ऊपर में, और ये है सामने में बड़ी सी विंडो,
और विंडो के ऊपर में कर्टन जो दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है। ट्रे जो है थर्ड क्लास के अंदर में भी ऐसी ही है और यहाँ भी ऐसी ही है, सेम है ट्रे। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर दी गई है ये ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर स्टेयर्स, वहाँ पर नहीं है। साइड में यहाँ पर एक सपोर्ट दी गई है कि पर्सन जो है वो नीचे की तरफ ना गिर जाए कहीं, उसके लिए तो यहाँ पर वो सपोर्ट है और थर्ड क्लास के अंदर में सपोर्ट नहीं है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बेड जो है वो 4 हैं, थर्ड क्लास के अंदर में बेड जो है वो यहाँ पर 6 हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पर्सन कभी भी बैठ भी सकता है, तो इजीली वो कंफर्टेबल रहेगा सेकंड क्लास के अंदर में। थर्ड क्लास के अंदर में क्या होता है कि आप रात को ही अपना बेड खोल सकते हो, दिन में आपको बेड फोल्ड करके बैठना ही पड़ेगा नीचे में। बट यहाँ पर आपका मन करता है आप ऊपर सो जाइए, अगर नीचे वाला आपको कह रहा है कि भैया ठीक है आकर के बैठ जाओ आप भी, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे वाला अगर मान लीजिए बैठना चाहता है और ऊपर वाला सोना चाहता है तो वो बैठने में कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज बैठने के लिए स्पेस बहुत सफिशिएंट है यहाँ पर। सिर झुका करके नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि गर्दन दर्द हो जाती है झुका करके सिर में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये मिरर। तो मिरर जो है आप अपना मेकअप वगैरह भी यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने आप को देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके ऊपर में भी एक स्टैंड है जिसके ऊपर में आप अपना लगेज वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, साफ सुथरा है एकदम, और देख सकते हैं आप नीचे में स्पेस भी सफिशिएंट है इधर में। उसके बाद में इधर में दिखाता हूँ मैं आपको कि इधर में जो स्पेस है ये साइड लोअर बर्थ। तो देखिए साइड लोअर बर्थ भी कितना बेहतरीन है। अब ये साइड लोअर बर्थ के बाद में साइड अपर बर्थ, तो यहाँ भी देखिए सपोर्ट दी गई है और बेड का साइज भी जो है ना वो चौड़ा है। नॉर्मल बेड से साइड लोअर का तो साइज जो है वो थोड़ा सा कम चौड़ा है, बट ये जो इधर वाले जो मिडल वाले जो होते हैं, मिडल वाले बेड का साइज नॉर्मल सीट से चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना भी मोटे से मोटा पर्सन होगा ना वो आराम से लेट सकता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट कि अगर कोई पतले पतले 2 लोग भी हों तो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं अगर RAC में किसी की सीट कंफर्म हो जाती है तो। और उसके बाद में भी मैं आपको बता दूं कि सपोज मान लीजिए आप एक फैमिली हैं, पूरी 4 लोग हैं, आपने ये पूरा का पूरा कैबिन बुक कर लिया 4 लोगों का। तो जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर में आगे में गेट लगा हुआ है, स्लाइडिंग डोर है, आप डोर के अंदर में बंद रह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्लाइडिंग डोर नहीं है, यहाँ पर दिया गया है ये इतना बड़ा कर्टेन। ये कर्टेन से आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं अपनी। आप कर्टेन कर देंगे, ये पूरा का पूरा प्रेमाइसिस जो है ये छुप जाएगा, ढक जाएगा। आप अंदर जो है वो कंफर्टेबल होकर के आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं, जो आप आराम से मतलब खा पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जिसका बजट यहाँ अलाउड करता है वो यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट क्लास में अलाउड करता है वो फर्स्ट में, और जिसका थर्ड में करता है वो थर्ड में कर सकते हैं। अदरवाइज करने वाले तो स्लीपर में भी करते हैं, पर मेरे को सबसे बढ़िया मजा आता है स्लीपर में, बिकॉज वहाँ पर लोग मिलते हैं, बातचीत होती है नए नए लोगों से। AC के अंदर में ये होता है कि लोग थोड़े से रिजर्व होते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है लोगों के साथ में। बट मेरे को जो है टचवुड अपने साथ में जो को पैसेंजर्स मिले हैं ना वो बहुत ही अच्छे मिले हैं भाई। मतलब ये मान लीजिए मैं बोर नहीं हुआ हूँ बिल्कुल भी ट्रैवलिंग के दौरान। सब बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, हंसी मजाक कर रहे हैं। और अभी भी मैं ये बता रहा हूँ, मैं इस ट्रैवल के अंदर मैं जो शूट कर रहा हूँ ना, मैं पूरा ट्रैवल की जर्नी अपने को पैसेंजर के साथ कर रहा हूँ। मैं किस्मत है अपनी अपनी कि कभी कभी किसी को पैसेंजर्स अच्छे मिल जाएं AC क्लास के अंदर में। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन जो है ना, जहाँ से लास्ट से लेकर के और स्टार्टिंग तक कम से कम मेरे को लग रहा है 15 या 20 डब्बे होंगे इस ट्रेन के अंदर में, 20 के आसपास होंगे। हाँ, ये 20 डब्बों के अंदर में ना बीच में एक पेंट्री कार है जिसमें खाना वाना बनता, किचन होती है जो। भाई मैं पेंट्री कार, मुझे लगा कि आगे रास्ता बंद है, मैं 3 बार उल्टा वापसी लौट गया। मैं मतलब 2 बार उल्टा लौट गया वापसी। तीसरी बार में मैं आगे को आया हूँ मैं कि देख करके यार पूछ करके किसी स्टाफ से कि हाँ भाई आगे रास्ता खुला है कि नहीं खुला। तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया रास्ता आगे खुला है, और ट्रेन जो है ना वो खाली है। इस वजह से मेरे को ये एक्सप्लोर भी करने के लिए मिल गया। अगर ट्रेन पूरी फुल होती तो शायद ये अलाउड भी नहीं हो पाता मेरे को। ये लगा लो कि मैं 20 बोगी जो है ना भाई, मैं मतलब उसमें से करीब करीब 12-13 बोगी मैं आगे पीछे 3 बार हो गया हूँ मैं, 2 बार सॉरी। तो तीसरी बार मैं आगे फाइनली पहुँचा हूँ। तो भाई ये सब आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये विजुअल्स दिखाने हैं। तो ये है पेंट्री कार, आप देख सकते हैं। तो पेंट्री कार के अंदर में से हम निकल रहे हैं अभी क्रॉस होते हुए। पेंट्री कार में यहीं बनता है देखिए सबके लिए खाना, देख सकते हो। ये ट्रेन पूरा ये कोच खाली पड़ा हुआ है, इसमें एक भी पैसेंजर नहीं है। और इस टाइम पर इस रूट के ऊपर में ना इतनी मारामारी हो रही है, इतनी मारामारी। बट ये स्पेशल ट्रेन चली है ना, तो इसका लोगों को पता ही नहीं चला, पता ही नहीं है इस ट्रेन के बारे में कि ऐसी भी कोई ट्रेन चली है। इस वजह से ये ट्रेन पूरी खाली है भाई। और इसके अंदर में AC भी नहीं चल रहा, इसी वजह से कि इसमें कोई पैसेंजर नहीं है भाई। इसमें गर्मी की वजह से बुरा हाल है, बुरा हाल है एकदम। बट ठीक है भाई, गवर्नमेंट का पैसा बचना चाहिए, जरूरी भी है। जब इसमें कोई पैसेंजर ही नहीं है तो AC क्यों चलाना है इसका। आज दूसरी रात इस ट्रेन के अंदर में,
कल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे हम, और वहां से फिर आगे के लिए ट्रेन देखनी है भुवनेश्वर से पुरी के लिए, कि क्या मिलता है वहां से, ट्रेन वगैरह देखते हैं। और अभी जो स्टेशन है आई थिंक सो कोडरमा आ चुका है। और इस ट्रेन के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही इस ट्रेन के अंदर में खाना है। यहाँ पर कहीं मतलब ये लगा लो कि जब से ये ट्रेन चली है दिल्ली से, इस ट्रेन के अंदर में 2 बार सिर्फ पानी वाले लोग आए हैं। एक बार कानपुर के आसपास आई थी और एक बार अभी बिहार के अंदर में जब एंटर हुए ना तब। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। खाना भी जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है, और अगर ये कोडरमा ही है, खाना हमारा भी यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ये सेकंड नाइट की मेरी जर्नी है। कल मैं सिर्फ 3.5 घंटे सोया था, रात को 4:30 बजे सोया था। सुबह 7:30 बजे उठ गया था, तो 3.5 घंटे मिले मुझे बस सोने के लिए। और आज सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा खाना वाना खा करके टाइमली सो जाऊंगा, नींद पूरी हो जाए। बिकॉज कल पुरी के अंदर में जाकर के मेरे पास कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, और पुरी के अंदर में जाकर के देखना पड़ेगा कि कहाँ सोऊंगा मैं, क्या मिलेगा मुझे कुछ। क्योंकि सबका कहना यह है कि पुरी के अंदर में कहीं भी कुछ रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, तो मुझे लग रहा है शायद रोड पे सोना पड़ेगा। अब ये पुरी जाकर के पता चलेगा। ये तो बाकी दिखाता हूँ अभी डिनर आ जाता है तो अभी अपना डिनर आ चुका है। कोडरमा से ये बंदा चढ़ा था, बट ट्रेन वहाँ से निकल चुकी है और चलती ट्रेन के अंदर में डिनर सर्व किया गया है। और देखते हैं इस डिनर के अंदर में क्या क्या मिला है हमें। प्राइस सेम है जो हमें आफ्टरनून वाली थाली मिली थी, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बिकॉज भूख बहुत जोर से लगी हुई थी। भूख की वजह से वो माइंड से स्किप करके रिकॉर्ड करना, तो मुझे ध्यान था यार वो आफ्टरनून वाला रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इवनिंग वाला मिस नहीं करना। तो ये है अपना खाना, और देखते हैं। ये तो इसमें चपाती, ये है सैलेड, और इसमें है पिकल, अचार, और ये थाली में देखते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। खुल जा सिमसिम। लो जी, सिमसिम खुल गई, सिमसिम खुल चुकी है। और ये है क्या है, ये दाल, ये क्या है भाई, ये है आलू मटर की सब्जी, और ये है कुछ पनीर की सब्जी। भाई रेलवे का खाना ऐसा ही होता है। और ये है गुलाब जामुन, ये है चावल, और साथ में है चपाती। चपाती देख लेते हैं कैसी है। तो ये है चपाती, जो मिला वो ठीक है। रेलवे का खाना, इससे बेटर एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है खाना, मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। और विजुअल्स में भी शायद हो सकते हैं कि थोड़े अच्छे ना आए, बिकॉज थोड़ा लाइटिंग का इशू है यहाँ पर। चलिए मैं जब तक खाना एंजॉय करता हूँ। अभी स्टेशन आ चुका है बालेश्वर, और ये वाले स्टेशन देखने के लिए बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज आज की डेट में तो डेवलपिंग की तरफ जा रहा है रेलवे, तो नए स्टेशंस बन रहे हैं। बट इस टाइप के स्टेशन जो है ना, जो पहले हुआ करते थे, वो नहीं मिलेंगे टीन शेड वाले स्टेशन देखने के लिए। तो बट यहाँ पर अभी भी ये स्टेशन अवेलेबल है, बालेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग इसको कोरिलेट करेंगे बागेश्वर, बट बागेश्वर वो अलग है, ये उड़ीसा में है। जब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, बालेश्वर, और यहाँ पर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। बालेश्वर इसलिए भी फेमस है। दूसरे दिन की सुबह, गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्योंकि मैं उठे हुए थोड़ी देर हो गई, देख सकते हैं आप, नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग जैसी। बट इस जर्नी के दौरान ना मेरी 2 भाइयों से मुलाकात हुई। एक है हमारे राजा भाई और एक है ये भाई चंदन। तो बहुत मज़ा आया दोनों से बात करके। बट इस सफ़र के अंदर में ना ऐसा लगा ही नहीं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, यार एसी कोच के अंदर में लोग ना बात नहीं करते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं। आप स्लीपर में जाओगे तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं। बट यहाँ पर ये मेरी गलतफहमी बहुत दूर हो गई, बिल्कुल एकदम। बट एसी में भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको, को पैसेंजर्स,
जैसा मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं शूट कर रहा था वो कल वाले डे में, कि मेरे को पैसेंजर्स बहुत अच्छे हैं मुझे मिले हैं जो, और कुछ को पैसेंजर्स रात में उतर गए, लगभग 4 बजे के आसपास उनका स्टेशन आया था, तो मैं उनसे आपको नहीं मिलवा पाया। चंदन जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट है, और भाई जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो सोनीपत है वहाँ पर जॉब करते हैं, राजा भाई। और अभी इनका स्टेशन आने वाला है लगभग 1 घंटे के बाद में, तो 1 घंटे के बाद में बिछड़ जाएंगे हम लोग, और उसके बाद पता नहीं कब दोबारा मिलना होगा। बट ठीक है, ये यादें हैं जो इसके अंदर में रिकॉर्डेड रहेंगी, और कभी मुझे या राजा भाई को या चंदन को कभी भी टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं कि हमने ये जर्नी साथ में करी थी, जो कि 1.5 दिन की जर्नी, 34 आवर्स की जर्नी है ये। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस जर्नी में। और इस टाइम पर अभी उड़ीसा के अंदर में ना साइक्लोन आया हुआ है जगन्नाथपुरी में, 2-3 दिन हो गए साइक्लोन को आए हुए, और बारिश से बुरा हाल है। तो अब तो वहीं जाकर के ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन होती है। और इनफैक्ट के राजा भाई ने किसी से कंफर्म भी किया होटल्स का, तो होटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाकर के, कहाँ सोने के लिए मिलेगा। बाकी चंदन कुछ बोलो यार। क्या बोले, आप तो बहुत अच्छा मतलब शूट करते हो। हाँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप शूट करते, जो आप मेहनत करते हो ना, वो मेहनत आपका सक्सेस हो जाएगा। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इतने दूर आए हो और जगन्नाथ के लिए, वो दर्शन आपका हो जाएगा अच्छा से, यही मैं बोल रहा हूँ। और क्या बोलूं भाई, जब जो मकसद के लिए आप इधर आए हो ना, वो मकसद आपका। बाकी कुछ उड़ीसा के बारे में बताओ यार। एक्चुअली क्या है, मेरा फर्स्ट टाइम है उड़ीसा ना, तो जैसे हमारी वैसे डिस्कशंस हो रही थी, तुमने बहुत सी चीजें मुझे बताई के थी। बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो ओडिशा लोग मेरे को देख रहे हैं ना, मैं इनको थोड़ा ओडिया में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मोर ओडिया, ओडिशा सबुठु बहुत बढ़िया। माने ओडिशा को जे बोलिबाकू आसीबो, जो बहुत माने बहुत दूर बहुत लोग आसुंदी ओडिशा को बोलिबाकू आसुंदी। मतलब कहाँ से कहाँ नहीं ओडिशा को आते हैं ना घूमने के लिए, ट्रैवलिंग करते हैं ना। मतलब ओडिशा की इतना मंदिर है, तो आप घूम नहीं पाओगे, इतना मंदिर है। तो मतलब हम बाहर स्टेट जब जाएंगे ना, उनका मंदिर थोड़ा बहुत, मंदिर ज्यादा कम है, मतलब प्लेस घूमने के लिए ज्यादा, टूरिस्ट प्लेस ज्यादा है। लेकिन उड़ीसा में टूरिस्ट प्लेस कम है, मंदिर ज्यादा है। हाँ। आप मंदिर में घूमोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा मंदिर। हाँ। और राजा भाई आप बताओ यार, आप तो यार उड़ीसा से बाहर भी रहे हो, चंदन के पास वो बाहर वाला एक्सपीरियंस नहीं है, और आप उड़ीसा का तो आपको बॉर्न एंड बॉटअप है। तो भाई आप पले बड़े उड़ीसा के अंदर में, जन्म स्थान आपका उड़ीसा, तो बाहर जाकर के क्या फर्क लगता है और उड़ीसा में आकर के क्या अपनापन लगता है? सच बताऊं तो उड़ीसा में जो मिट्टी का खुशबू है, जैसे अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, जैसे उतरेंगे वो एक उतरने के बाद खुशी बहुत अलग हो जाएगा। क्योंकि अपने जन्म स्थान में इतने दिन के बाद लौटोगे तो खुशी किसी को बोल नहीं सकते हैं। हाँ। जैसे कि यहाँ से फिर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गम रहता है कि इतने कम दिन के लिए आए थे, फिर जा रहे हैं, और वहां जाके फिर अपना काम में बिजी हो जाते हैं, फिर जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। पर वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे ड्यूटी करना, फैमिली वालों से बातें करना, कोई फैमिली वाले रहता है साथ में तो और अच्छा लगता है। नहीं तो अकेले थोड़ा दुख होता है। जो अकेला भी बंदा बाकी बहुत तो रहते होंगे, तो वो भी देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि कैसे बाहर रहना। मतलब वो कल्चर का फर्क है, मतलब यहाँ में और वहाँ के अंदर में। भाई आप पले बड़े यहाँ के हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कल्चर यहीं का ही अच्छा लगेगा। यही कल्चर तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो उड़ीसा का बाहर है ना, वहाँ पे छुट्टी मिलता है। मतलब थोड़ा बहुत जो स्पेशल दिन है वो वहीं पे छुट्टी मिलता है। लेकिन उड़ीसा में 1 महीने में 2-4 छुट्टी मिल जाता है। मतलब 2-4 जो कल्चर है ना, उसको सेलिब्रेशन करने, मतलब फेस्टिवल्स जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा साल में 12 मासों में, उड़िया में बोलता हूँ, 12 मासों में 13 पर्व बोलते हैं हमारे उड़ीसा भाषा में। अच्छा। तो 12 मासों में 13 पर्व, जब उड़ीसा में आओगे आप कभी भी, तो देखना हर महीने में कोई ना कोई पर्व होगा, और पूरा उड़ीसा एक नहीं 2 या 3 पर्व। अच्छा। 1 महीने में। ओके। तो उड़ीसा इसीलिए बहुत ज्यादा, और इसका यहाँ पे फूड वगैरह है। आप अच्छा, फूड के बारे में कुछ बताओ कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, कि वो लोग अगर कभी उड़ीसा आए तो उनको यहाँ पर क्या क्या फूड में ट्राई करना चाहिए यार? अगर फूड में वगैरह फास्ट फूड खाओगे तो दही बड़ा आलूदम, उड़िया में बोलता हूँ दही बड़ा आलूदम, वो ट्राई जरूर करना। कटक का सबसे फेमस
चीज है वो दही वड़ा आलूदम। उसके बाद अगर आपको भूख लगता है थाली वगैरह खाने का, तो पखाल भात जरूर ट्राई करना। पखाल भात सबसे उड़ीसा का मतलब बेस्ट फूड माना जाता है। जो किसान भाई लोग हैं, कोई भी हो, उनका सबसे बढ़िया खाना पखाल भात और आलू चोखा। और कोई भी मान लो सब्जी वगैरह हो गया, कि कुछ भी, बड़ी चूरा हो गया और सागो भजा हो गया, बैगन दड़ा हो गया, मतलब उड़िया में बोलते हैं जैसे, वो चीज लगा के खाओगे तो आपको याद आएगा कि मतलब कोई ऐसा अगर पूरी, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो लोग बाहर से आएंगे वो लोग डायरेक्टली जाएंगे पुरी, तो पुरी में ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी वहां पर सारे। कहीं भी उड़ीसा में 30 जिले में कहीं भी जाओगे, 30 जिले में सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा हाँ। अच्छा, ये भी हमें जानकारी मिल गई भाई से बात करते करते कि उड़ीसा के जो टोटल जिले हैं वो टोटल 30 जिले हैं उड़ीसा में। हमें नहीं पता था। 30 जिले में कहीं भी जाओगे आप, पखाल भात हर जगह मिल जाएगा। अच्छा, पखाल भात जो मैं बता दूं, जो हमारी पहले डिस्कशन हुई थी, तो मुझे ये पता चला है कि वो फर्मेंटेड राइस होते हैं जो कि रात को या एक दिन पहले रख दिए जाते हैं किसी मिट्टी के बर्तन में फर्मेंटेशन होने के लिए, और फिर वो नेक्स्ट डे खाए जाते हैं, जो कि आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, उसमें बहुत एनर्जी मिलता है। जो वो खेत में काम करते हैं, जैसे हमारे फार्मर्स हो गए, तो खाने के बाद उनको बहुत एनर्जी मिलता है। तो उसी जैसे बाहर देश में हम सुबह नाश्ता करते हैं, उड़ीसा में वैसे नहीं है। उड़ीसा में बस काम करने सुबह जाओ, 2 बजे के आसपास वही पखाल भात खाते हैं, और पूरे दिन का उनका वही रूटीन रहता है कि भाई वही खा के पूरे दिन गुजारा करना है। क्योंकि यहाँ का हालात और बाहर का हालात में बहुत फर्क है जी। तो और मिठाई में बताइए, यहाँ की मिठाइयों में अगर कोई आए तो जो जगन्नाथपुरी में ऑथेंटिक मिठाइयाँ यहाँ की अवेलेबल हो। मिठाई तो जगन्नाथ जी का सबसे फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला। अच्छा, जो भोग लगता है जगन्नाथ जी को, तो आप वो भी ट्राई कीजिए। और एक है छेना पोड़ो। अच्छा, वो भी ट्राई करेंगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि बाहर से जितने भी ब्लॉगर भाई आते हैं वो सब वही चीजें पहले ट्राई करते हैं। छेनापोड़ हो गया, रसगुल्ला हो गया, सारे मिठाई में जैसे जो बाहर के जो ये है कंट्री, वहाँ पे भी यहाँ से लेके जाते हैं बंदे। बाकी बाहर अदर स्टेट में जो भी आ रहे हैं वो भी यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ पे। और उड़ीसा का एक भोग लगता है जगन्नाथ जी का, खजा, तो वो भी आप जरूर ट्राई करिएगा। वहाँ पे या तो हो सके तो घर लेके जाइए। हाँ, खाजा का मुझे कल बताया था चंदन ने कि वो उसको आप लेके जा सकते हो 15-20 दिन, 1 महीने तक भी वो खराब नहीं होगा। वो कोई खराब नहीं होगा। वो भगवान का एक ऐसा प्रसाद है, तुम कितने दिन तक रखो कुछ नहीं होगा। तो खाजा अगर आप कभी भी आए तो आप खाजा जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खाजा एक ऐसी चीज है, मिठाई है, मेरे को नहीं पता, अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं जब जाकर के ट्राई करूंगा तो जरूर आपको रिव्यू करूंगा उसका भी। बट आप खाजा ट्राई जरूर करिए और उसको साथ लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का मेन प्रसाद है। जो भी पूरी आ रहे हैं वो जाते हुए निर्माल्य का एक पैकेट जरूर ले, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उड़िया में। और जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास कहीं भी आप मिल जाएगा आपको, 10 रुपए 20 रुपए के अंदर में। इतना बड़ा लाल वाले पोटली में रहता है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वो नाम डाल सकते हैं तो आपको मिल जाएगा वो, और जरूर लेके जाइए। वो सबसे बड़ा शुभ माना जाता है। निर्माल्य में अगर आप लोगों को बता दूं तो निर्माल्य जो भाई ने मुझे पहले बताया था, राजा भाई ने, कि निर्माल्य क्या होता है कि निर्माल्य ना भगवान को चढ़े हुए चावल होते हैं। तो चावल वगैरह को आप टच करा दीजिए, या 1-2 दाने निकाल करके आप चावल उस चीज में डाल दीजिए। तो वो है, वो 10 से 20 रुपए का निर्माल्य आपको मंदिर के बाहर में मिल जाएगा वो। तो ये है। बाकी जर्नी बहुत अच्छी रही आप लोगों के साथ में, सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला यार। हमें भी पता नहीं चला। मैं भी पहली बार मिला हूँ भैया से, और इतना हंसना हंसाना, मतलब इतना क्लोज होंगे तो हमको भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया। हाँ, अभी लगभग मेरे को लग रहा है कि मैं करीब 150 किलोमीटर से भी पहले हूँ। बहुत 150 किलोमीटर होगा यहाँ से, पूरी 150 किलोमीटर पूरी है। आप देख लीजिए, जब यहाँ पर ये कंडीशन है बारिश की, पानी भरा पड़ा है खेतों में एकदम, तो आगे जाकर के तो बहुत बुरा हाल है।
कल का मैंने विजुअल्स देखे थे, भाई ने कुछ दिखाए थे मेरे को वीडियोस, उसमें प्लेटफॉर्म जो है ना पूरी का वो डूबा पड़ा है। अब आज पता चलेगा जाकर के कि क्या होता है वहां पर। तो ट्रेन के अंदर में ट्रैवल करते करते ना एक बड़ी यूनिक चीज देखने के लिए मिली। मतलब एक ट्रेन के पटरी के दोनों तरफ का व्यू जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि इस तरफ में बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर में बारिश नहीं है, इधर में मौसम बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको दूसरी साइड में, भाई इधर जो ये देखो आप शीशों के भर में आपको बूंदे दिख रही होंगी बारिश की, यहाँ पर बारिश हो रही है इधर से सिर्फ। मतलब एक ट्रेन के एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ में सूखा पड़ा हुआ है। देखो क्या व्यू है, ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। तो फाइनली राजा भाई और चंदन का स्टेशन आ चुका है और वो हमें अलविदा बोल के जा रहे हैं। पर ये दोनों से ना ऐसी अटैचमेंट हो गई कि इन दोनों को जाते देख मेरा मन बड़ा उदास हो गया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि राजा भाई और चंदन, आप दोनों जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद ही मुझे दिखे कुछ ऐसे नज़ारे जो कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेबल हैं कि उड़ीसा में भी इतने खूबसूरत पहाड़ हो सकते हैं क्या। ये नज़ारा इस टाइम किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा मौसम उत्तराखंड या हिमाचल या कश्मीर की वादियों में ही नजर आता है सिर्फ। और मेरे साथ बैठे सभी लोकल के को पैसेंजर्स भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा नज़ारा उन्होंने भी कभी पहले यहाँ पर नहीं देखा है। इस टाइम ये बादल इतने नीचे आ चुके हैं कि देखते ही देखते मेरे सामने आधा पहाड़ छुप चुका है इन बादलों में। ये सब जगन्नाथ जी की कृपा है कि उन्होंने आते ही पहली बार में हमें इतने सुंदर नज़ारों के दर्शन करा दिए। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दूसरे को पैसेंजर से, जो कि उत्तर प्रदेश मथुरा से हैं। अभी लगभग भुवनेश्वर पहुंचने के अंदर में 3-3.5 घंटे का टाइम और है। और जिस टाइम पर हम दिल्ली से चले थे ना, तो ये दो भाई भी मेरे साथ में दिल्ली स्टेशन पे ही मुझे मिले थे, आनंद विहार पे। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत देर बैठ करके बातें भी हुई थी। बट ये भाई का कोच जो है वो मेरे से आगे वाला है। तो बट ये रहा कि इस जर्नी के बीच में हमारा आना जाना एक दूसरे के पास में कंटिन्यूसली लगा रहा। कभी ये भाई मेरे से आकर के मिलते रहे, कभी मैं इनसे आकर के मिलता रहा। तो मतलब इस ट्रेन की जर्नी का जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, कि जैसा कि मैं पहले हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि एसी ट्रेन के अंदर में लोग एक दूसरे से बात करना कम पसंद करते हैं, अपने आप में रिजर्व रहना पसंद करते हैं। स्लीपर क्लास के अंदर में लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यहाँ पर आकर के इस ट्रेन में मेरा जो विजन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे को इस ट्रेन के अंदर में जितने भी लोग मिले, बड़े मिलनसार लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। और ये जर्नी जो है ना, मतलब वैसे तो थी 32 घंटे की, बट अभी लगभग 35 से 36 घंटे में ट्रेन हमें पहुंचाएगी वहां पर। बट ये 36 घंटे कैसे बीत गए वो पता ही नहीं चल पाया बिल्कुल भी। मतलब अभी ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये ट्रेन एक दिन और चल ले 24 घंटे ना, तो इसमें जर्नी करने का और मजा आएगा। बट क्या है कि पुरी के बाद आगे समुंदर है, रेलवे का ट्रैक नहीं है, तो भुवनेश्वर पे ये ट्रेन एंड हो जाएगी और हमें जो है फिर भुवनेश्वर से पुरी के लिए दूसरी ट्रेन लेनी है। तो मैं अपने उन दोनों फ्रेंड से मिलवाना चाहूँगा। ये हैं हमारे एक भाई, और भाई खुद अपना नाम बताएंगे आपको, मैं नहीं बताऊंगा। शुभ नाम बताओ भाई अपना। यतेंद्र भाई। और ये भाई हैं राम सिंह भाई। ठीक है जी। तो ये भाई जो हैं ये तो मथुरा के हैं और ये भाई भी मथुरा के ही हैं। तो आपको मेरी मथुरा वाली जो वीडियो थी, लास्ट मैंने मथुरा की जो वीडियो बनाई थी होली पर, जो मैं बाइक पे घूम के पूरे मथुरा की वीडियो बनाई थी, तो अभी अगली बार जब भी कभी मैं मथुरा ट्रैवल करूंगा तो दोनों भाइयों से आपकी उस वीडियो के अंदर में मुलाकात कराऊंगा मैं। और आज का एक्सपीरियंस, हाँ, तो आज का एक्सपीरियंस ये बताओ भाई कैसा रहा इस ट्रेन का। एकदम मस्त रहा, मतलब मजा आया पूरी ट्रेन के अंदर में है। बहुत मजा आया। और आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मजा सबको आया। और मैं बता दूं ये ट्रेन ना लगभग 30% भरी हुई है, 70% खाली है ये ट्रेन। बिल्कुल खाली पड़ी है। 70% खाली ट्रेन के अंदर में सोचो ट्रैवल करने का मजा। और जबकि मैं पिछले 3 दिन से मैं बता रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली टिकट बुक कर रहा था, तत्काल में बुक कर ली। इनफैक्ट कि आपको मैंने बताया था कि मैंने कोटा तक के अंदर में बुक करवा ली टिकट्स, तब भी रिजेक्ट हो गई थी मेरी टिकट्स, भाई नहीं बुक हुई किसी भी कंडीशन में। बट ये एक ट्रेन सडनली ऐसी मिल गई कि जिसके अंदर में 700 सीटें करीब अवेलेबल थी जिस टाइम पर मैंने बुकिंग करी, और सारी टिकट बुकी ही नहीं ट्रेन की, और ट्रेन जो है वो खाली आई है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि कोई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जगन्नाथ यात्रा के लिए। तो आज भी एक दिल्ली से, मतलब कल रात को चल पड़ी है वो ट्रेन, तो वो भी चली है एक ट्रेन और स्पेशल ट्रेन। गाड़ी नंबर बताओ। तो बट इसका जो गाड़ी नंबर है ना, गाड़ी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अगर आप गाड़ी नंबर डालेंगे तो वो ट्रेन दिखाती है वो शामली की, कि शामली से ये ट्रेन चल रही है। बट ये ट्रेन का नंबर चेंज नहीं किया गया है, नंबर वही है, बट ये रूट पे दूसरे पे चल रही है जो दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए। तो ये रहा इसका एक्सपीरियंस हमारा।
और ये है इस ट्रेन के अंदर में थोड़ी सी कमी क्या रही है हमारे को कि भाई इसमें फूड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। आप कहीं रेलवे स्टेशन आता है तो उसके ऊपर में आपको उतर करके पानी लेना पड़ेगा खुद ही जा करके। ट्रेन के अंदर में अगर कोई आ जाए किसी स्टेशन के ऊपर में बेचने वाले तो वो आपको दे सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम लोग चढ़े हैं इसके अंदर में। मतलब फूड भी हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर करा था, तो जिस स्टेशन पे ट्रेन लगी वहाँ पर वो डिलीवरी मिल गई थी हमें ऑनलाइन फूड की। तो ये फैसिलिटी IRCTC की बहुत अच्छी है कि हाँ आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, अपनी चॉइस का कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट से कर सकते हो। और स्विगी जोमेटो भी आजकल इंडियन रेलवे सर्विसेज लेने लगी है उनसे भी, तो आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं अपनी चॉइस का रेस्टोरेंट। इनफैक्ट डोमिनोज का अगर आप पिज़्ज़ा एंजॉय करना चाहते हैं आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं इस ट्रेन के अंदर में। तो अब दोनों भाई भी जो हैं ये पुरी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो पुरी के अंदर में क्राउड इतना ज़्यादा है कि देखेंगे अगर भाइयों से वहाँ पर भी मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई। पुरी के अंदर में साथ में ही ट्रैवल करेंगे एक ही ट्रेन के अंदर में, बट वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ बिछड़ गया। जैसे कुंभ के मेले के अंदर में मेरे को लग रहा है वहाँ कुंभ के मेले से ज़्यादा भीड़ है, जो मैं वहाँ के विजुअल्स देख रहा हूँ ना, कि कुंभ के मेले से भी ज़्यादा भीड़ है। तो पर अब एक्चुअल कंडीशन वहीं चल करके दिखाते हैं आपको क्या है। तो 36 घंटे ट्रैवल करने के बाद में फाइनली इस ट्रेन को बाय बाय करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और अब उतरते हैं ट्रेन से और दिखाते हैं आप भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन कैसा है। तो फाइनली अभी मैं उतर चुका हूँ भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन के ऊपर में, और अब यहाँ से देखना है कि मुझे ये बैग जो है मेरे पास में बड़ा वाला, ये मुझे यहाँ पर जमा करना है बैग। कहीं क्लॉक रूम मुझे अगर मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, बिकॉज इतना बड़ा जो वजन मैं लाद के चल रहा हूँ अपने साथ में, नहीं के भाई मैं परेशान हो जाऊंगा वहां जाकर के। तो देखते हैं कुछ मिल जाता सॉल्यूशन, तो फिर उसके बाद वापसी इसी स्टेशन पे ही आना है। यहाँ से मुझे जो है ना मुझे अपने लिए ट्रेन देखनी है पुरी के लिए, जो कि मुझे पुरी छोड़ेगी। और कुछ मुझे स्लीपर भी लेने हैं, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड ये किया कि आप शूज पहन के मत जाना, बिकॉज आप शूज पहन के जाओगे ये शूज वहीं छूट जाएंगे, ये वापस नहीं आने वाले। तो इसीलिए ये है कि भाई स्लीपर्स भी लेने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मतलब 15 से 20 लाख लोग वहां पर रहेंगे। तो 15 से 20 लाख लोगों के क्राउड के अंदर में जो है स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं बचेंगे, ना जूते बचेंगे। तो इसीलिए ये देखिए, ये है भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन का ना फर्स्ट फ्लोर। कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा फर्स्ट फ्लोर, तो मतलब इसके नीचे में जो है ना वो ट्रेन है, नीचे में ट्रेन खड़ी है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये नीचे में ट्रेन खड़ी हैं बाहर, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए शीशा गीला है पूरा। और हमारी ट्रेन जो है वो इस तरफ खड़ी है, और ये है फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में पब्लिक बैठी है, वेटिंग हॉल जो बनाया है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में, और इतना बेहतरीन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में हॉल है ये, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर आया था जरा कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ये रहा सामने जो बिल्डिंग है, और ये रहा भुवनेश्वर का बस स्टैंड। तो अगर आप कभी कहीं बस से भी ट्रैवल करना चाहते हैं भुवनेश्वर आकर के, तो ये बस स्टैंड है, यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जस्ट 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी कहीं भी ट्रैवल करने के लिए भुवनेश्वर में। तो अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में हम आ चुके हैं एक गली के अंदर में, वहीं एक ढाबा है, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि थोड़ा फैंसी स्टाइल में बना हुआ है। इसका नाम है स्वादिष्ट। मैं मेन्यू देख करके अगर बताऊं इसका नाम पूरा, होटल स्वादिष्ट। तो यहाँ पर अभी खाना ऑर्डर किया है, बाहर हो रही है बारिश और मैं भीगा पड़ा हूँ। पहले मैं गया मार्केट में स्लीपर्स देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि वहाँ पर पुरी में मुझे बताया लोगों ने कि भाई शूज़ पहन के जा रहे हो ना, ये शूज़ वापस नहीं आएंगे, ये शूज़ वहीं छूट जाएंगे ये। तो मैंने कहा यार अगर शूज़ वहीं छूट जाएंगे तो भाई मैं फिर पहनूंगा क्या, बिकॉज मेरे को तो और भी ट्रैवल करना आ गया यहाँ पर। तो मेरे को लगा फिर ठीक है शूज़ मैं
छोड़ देता हूँ इधर ही, क्योंकि मैंने अपना बैग जो है वो क्लॉक रूम में जमा करा दिया है, तो मुझे लगा शूज़ भी उसी में जमा करा दूंगा। अब यहाँ पर जब स्लीपर्स लेने के लिए गए तो भाई साहब यहाँ पर तो स्लीपर्स, पहली बात तो लोकल स्लीपर्स हैं सारे के सारे, और 500-600 रुपए के लोकल वाले स्लीपर्स जो दिल्ली में आराम से 100-150 रुपए में मिल जाते हैं। मतलब 100-150 भी मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं उसका रेट दिल्ली में जो मिल जाते हैं, बट यहाँ पर वो 500-600 रुपए का प्राइस है, तो थोड़ा मुझे उस तरफ जा करके महंगा लगा। तो फिर मैं स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म के एग्जिट गेट से निकल करके अभी बाहर आया हूँ। तो भूख लगी हुई थी, बिकॉज सुबह का कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना अब ये लंच। और टाइम मैं आपको बता दूँ, टाइम आप देख सकते हैं 3:48। तो ये ब्रेकफास्ट और ये लंच हो रहा है अभी। ये मेन्यू देखा है हमने, मेन्यू देख करके यार वेज थाली ऑर्डर की है। अब आती है वेज थाली तो बताते हैं, बाकी रेट्स वगैरह मुझे इनके ठीक लगे, जेन्युइन रेट्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी फूड का क्वालिटी और टेस्ट कैसा होगा वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, और क्वांटिटी कितनी होगी वो भी जब थाली आ जाएगी तभी पता चलेगा। तो दिखाते हैं आपको थाली आने में। तो अभी हमारी थाली जो है वो आ चुकी है, और देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है फूड, और मैं आपको दिखाता हूँ कि थाली के अंदर में कितनी क्वांटिटी है और कैसी है थाली। देखिए ये है हमारी थाली, जिसमें मिक्स वेज है, पनीर की सब्जी है, एक और कुछ आलू भरता गोभी कुछ ऐसा लग रहा है, एक सांभर टाइप की कोई सब्जी, एक टमाटर की चटनी है, एक सिंगल चपाती है, इसमें प्लेन राइस है, कुछ वेज बिरयानी टाइप राइस है, और एक है उड़ीसा की फेवरेट और फेमस डिश जो कि है रसगुल्ला। ये है थाली। बाकी अब टेस्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। खाना तो यार बढ़िया है, टेस्ट में ठीक है, बढ़िया खाना है टेस्ट में। हाँ, थोड़ा सा मिर्च वगैरह अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च थोड़ा सा कम है, उसके लिए आप अलग से मिर्च ले सकते हैं हरी। मैं मीडियम मिर्च मसाले खाता हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा फीका लगा, बट ठीक है। यहाँ का टेस्ट भी ट्राई करना ज़रूरी है ना, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ का टेस्ट क्या है। बाकी क्वांटिटी का है थोड़ा सा कि क्वांटिटी, चपाती थोड़ा सा वो एक सिंगल चपाती देते हैं थाली में। चपाती अगर थोड़ी और होती तो 2-3 चपाती होती तो ठीक था, तो बट ठीक है। प्राइस भी ठीक है, 170 रुपये की डीलक्स थाली है ये जो हमने ऑर्डर करी है। और जो इनकी चटनी है ना भाई, चटनी बहुत मस्त है। मतलब टमाटर की चटनी है, वो मीठी है, हल्की सी तीखी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट है उसका। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, खाना खाते खाते हमारा बिल आ चुका है। देखो ये रहा हमारा खाने का बिल, 2 लोग हैं हम, 350 रुपये का हमारा बिल आया है। अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से, और यहाँ पर आप आ सकते हैं रेस्टोरेंट में। अब चलते हैं यहाँ से खाना खाने के बाद में, क्योंकि ट्रेन देखनी है पुरी के लिए। मैं अब पुरी पहुँच करके ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।